हेलो एवरीवन। अध्ययनशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। अंतिम वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को अध्ययन किया था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन टॉपिक्स को। हमने देखा था कि सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, प्री में बनते हैं, मेन में भी बनते हैं। तो उसमें पहला वर्गीकरण था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आज उसको अपन देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, कैसे वर्क करती है, वगैरह सारी चीज़ें। मैंने कल भी कहा था आपको, पूंजीवादी शब्द में पूंजी एक शब्द छुपा हुआ है, जिसका मतलब आप सीधे समझो कि कैपिटल मतलब धन। सीधे धन की जहाँ बात होती है अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था सीधे धन से जुड़ी हो, जो अर्थव्यवस्था सीधे धन पे ध्यान देती हो, पूंजी पे ध्यान देती हो, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण कैसे। उत्पत्ति के सभी साधन मतलब कि ऑल द सोर्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कौन कौन सा? भूमि, लैंड, श्रम मतलब लेबर, पूंजी मतलब कैपिटल। ये जो चीज़ें होती है इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं या उत्पत्ति के साधन बोलते हैं। तो ये जितने भी फैक्टर हैं, मतलब मैं इनको सीधे से संसाधन कह सकता हूँ। ये किसी भी देश के संसाधन होते हैं। तो इन संसाधनों का स्वामित्व मतलब ऑनरशिप जब निजी व्यक्तियों की हो, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहला फीचर, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यही होगी। और दूसरा बोल रहा है नियंत्रण। तो केवल ऑनरशिप ही नहीं, कंट्रोल भी कौन करेगा इसको? निजी व्यक्ति ही करेंगे। मतलब जब उत्पादन और का ऑनरशिप, उत्पादन के जो सोर्स हैं, संसाधन हैं, मतलब द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो और का ओनरशिप और कंट्रोलिंग जब दोनों ही एक व्यक्ति के पास हो, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो ये स्टेटमेंट बनता है, ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र की हो, चाहे तृतीय क्षेत्र की हो, सभी की ओनरशिप निजी लोगों के पास होती है और उनकी कंट्रोलिंग भी निजी लोग खुद करते हैं, निजी कंपनियां करती है, या आदमी अपने हिसाब से अपने तरीके से नियंत्रित उनको करता है। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित एवं लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब ये जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होगी, इनको संचालित करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? एक तो लोगों के निजी हितों की पूर्ति हो सके और दूसरा लाभ प्राप्त किया जा सके। अब निजी हित कैसे, वो समझेगा। निजी हित का मतलब ये है कि लोगों की आमदनी अच्छी हो, लोगों को सारे संसाधन उपलब्ध हो, रहन सहन के, भौतिकता प्राप्त होते हैं, इनको निजी हित बोलते हैं। खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा रोटी मकान, ये निजी हित। और लाभ प्रेरणा, लाभ प्रेरणा का मतलब ये हो रहा कि जब निजी व्यक्ति काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तीसरा पॉइंट देखिएगा, सरकार आर्थिक कामकाज के प्रबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब समझिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे चलेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या उसके आगे जो भी सेक्टर है उन सब की कैसे चलेगी, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। सरकार का इस इकोनॉमी में केवल इतना रोल है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना ले और इनको परमिशन दे। बाकी इनको मैनेज करने का काम पूरा का पूरा खुद प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है, खुद निजी व्यक्ति स्वयं डिसाइड करते हैं, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इसे स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में आपको पहले भी बताया था, मैं फिर इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब कोई अर्थव्यवस्था में बाजार के सभी फैक्टर, मतलब बाजार को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर इंडिपेंडेंट हो, तो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था होती है। और बाजार को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर में सबसे मेन होता है मांग और आपूर्ति, मतलब सप्लाई एंड डिमांड। मांग बढ़ेगी तो स्वतः ही सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो उनकी कीमतें भी मांग और आपूर्ति के हिसाब से निर्धारित होती है और उनकी गुणवत्ता भी उसी हिसाब से निर्धारित होती है। इसको मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, आगे के टॉपिक्स में आएगा मांग और आपूर्ति। तो जब मांग और आपूर्ति जैसे सिद्धांतों पर सरकार कोई लगाम न लगाए, वो फ्री हो, स्वतंत्र हो, तो इसे स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसी प्रकार की होती है।
इसलिए इसे स्वतंत्र बाजार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये देखो, ये इकोनॉमी का फैक्ट, ये सिस्टम है, ये पहले नहीं होता था। ये 1760 के बाद जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती, पूंजीवादी विचारधारा वहाँ से शुरू मानी जाती। और वर्तमान समय में जर्मनी जो है, जर्मनी है, और इटली है, कनाडा है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निहित है, मतलब जिनको अपन देख के बता सकें कि हाँ, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पहला पॉइंट देखिएगा, संपत्ति पर निजी व्यक्तियों का अधिकार। मतलब ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, ये तो डेफिनेशन में भी आया था कि जब उत्पत्ति के सभी संसाधन निजी व्यक्तियों के पास हो तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, और यही इसका पहला फीचर। दूसरा, उपभोक्ताओं को चयन की स्वतंत्रता। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेसिकली उपभोक्ता संपन्न या उपभोक्ता प्रभुसत्ता संपन्न होती है, और इसमें उपभोक्ताओं को अपनी इच्छानुसार खर्च करने और अपनी इच्छानुसार चीज़ें बाजार से खरीदने की स्वतंत्रता होती है। और इसी स्वतंत्रता के कारण ही उत्पादन निर्धारित होते हैं। क्योंकि अगर स्वतंत्रता होगी चयन की, तो व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सामान खरीदेगा, और जब वो अपनी इच्छानुसार सामान खरीदता है तो उन चीज़ों की उत्पादन बढ़ता है, उनको उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा, उद्यम की स्वतंत्रता। उद्यम की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का कार्य करना चाहता है, वो कौन सा व्यापार करना चाहता है, वो कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, इसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। इसे ही उद्यम की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंसी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हो। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार कर सकता है, अपनी अपनी पसंद का बिजनेस कर सकता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता। नहीं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो व्यक्तियों को क्षेत्र सरकार अपने हिसाब से निर्धारित कर लेती है कि इस क्षेत्र को हम ही डिसाइड करेंगे और दूसरा कोई आ नहीं सकता, इसका उत्पादन हम ही करेंगे। तो उसमें कोई व्यक्ति, निजी व्यक्ति जा भी नहीं सकता, इसलिए वहाँ उद्यम की स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ उद्यम की स्वतंत्रता है। चौथा पॉइंट देखिएगा, प्रतिस्पर्धा या उच्च प्रतिस्पर्धा, हाई कंपटीशन। आप ये बात भी कल अपने डिस्कस की थी, मैं फिर एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो किसी एक ही वस्तु को उत्पादन करने वाले 20 लोग हैं, तो ऑब्वियसली 20 लोगों के प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। अब उस प्रोडक्ट में जो सबसे बेस्ट होगा, अच्छी क्वालिटी का और सबसे सस्ता होगा, वो मार्केट में चलेगा। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई होती है। आप खुद एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कि 1991 से इंडिया में जो है कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुआ ही नहीं करती थी, या न के बराबर उनमें कंपटीशन नहीं थी, क्योंकि भारत जो था वो संरक्षणवादी विचार रखता था। 91 के बाद जब हमने वैश्वीकरण किया तो विदेशी कंपनियों के आने से कंपटीशन बहुत तेज हो गए, और जब कंपटीशन बहुत तेज हुए तो आज इंडियन मार्केट में कितने टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ये हम खुद देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखिएगा, आय की असमानता। ये ज़रूर एक बहुत बड़ी विशेषता है, विशेषता कह दें या एक पहचान है इसकी, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट भी बनता है। आय की असमानता जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत बेसिकली देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सरकार तो कोई इनकम दे नहीं रही इसमें लोगों को। सरकार के लिए सभी व्यापारी एक समान, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा एफर्ट करेगा वो उतना कमाएगा, जो व्यक्ति कम एफर्ट करेगा वो कम कमाएगा। इसलिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब रह जाते हैं। ये वजह से आय की असमानता इस अर्थव्यवस्था में ज़्यादा। समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो सभी लोगों के लिए आय के समान स्रोत स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब वहाँ समानता होती है, यहाँ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ आपके खुद के एफर्ट पर डिपेंड करता है। आपके जेब में कितना पैसा रखा है, आप कौन सा व्यापार करते हैं, उसको खरीदने वाले कितने लोग हैं, उस हिसाब से आपके पास पैसा कम और ज़्यादा हो सकता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक ये फीचर भी दिखता है, आय की असमानता होती है। एक पॉइंट और है, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू करता है तो ऑब्वियसली वो बहुत पैसे वाले लोग हो जाते हैं, पूंजीपति जिनको अपन लोग बोलते हैं, बिलियनियर्स, मिलेनियर्स वगैरह बन जाते हैं। और दूसरा वो होता है जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो वो लेबर बनते हैं, श्रमिक बनते हैं। तो एक तो वर्ग हो गया पूंजीपति, जो उद्योगपति व्यापारी, और दूसरा श्रमिक है। तो शुरू से ही श्रमिकों और व्यापारियों के बीच अपने हितों को लेकर संघर्ष इस अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। और ये विचारधारा आप देखिए, ये विचारधारा हम लोगों को औद्योगिक क्रांति के बाद से दिखती है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष भी दिखाई देता है व्यापारी और श्रमिक के बीच में, और वहीं से शोषण की विचारधारा आती है,
फिर वहीं से विद्रोह, हड़तालें, क्रांतियाँ, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स इतिहास में भी देखने को मिलते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर हम लोग देखेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का गुण नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ सरकार किसी प्रकार के वर्ग को उत्पन्न होने ही नहीं देती है। ये फीचर केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही दिखाई देता है। तो ये 6 बेसिक फीचर हमने इसमें देखे, फीचर और भी हैं, ये 6 बेसिक फीचर। अब हम देखते हैं इस अर्थव्यवस्था की कमियां या दोष। कमियां क्या है? पहला पॉइंट, एकाधिकारों का सृजन। इस इकोनॉमी में क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि एकाधिकारों का सृजन हो जाता है कई बार। मान लो क्या होता है कि एक ही व्यक्ति ने, वैसे ऐसे कई सारे 10 लोगों ने व्यापार शुरू किया था, लेकिन एक व्यक्ति का व्यापार बहुत तेजी से चल निकला, तो इतना उसका व्यापार फल फूल गया कि एक विशेष प्रकार का उत्पादन केवल उसी के हाथ में रह गया। तो इससे विशेषाधिकार या एकाधिकार सृजित हो जाते हैं, मतलब कि भाई मोनोपोली हो जाती है। ऐसे कई फील्ड, जैसे इंडिया में आप देख लो, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम कंपनियों में निजी क्षेत्रों की बात करें तो रिलायंस का एकाधिकार है, दूसरी कंपनियां उसमें टिक नहीं पाई, चल नहीं पाई। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकारों का सृजन होता रहता है। जो जितना ज़्यादा आगे चलेगा वो उतना ताकतवर बनेगा, और जितना ताकतवर, जितना पूंजीपति होगा उसका एकाधिकार उतना ही बड़ा माना जाएगा, ये उतना ही बड़ा सृजित हो जाता है। दूसरा पॉइंट, आर्थिक अस्थिरता। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी, आर्थिक अस्थिरता बोलते हैं। आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि कारण समझिएगा, ये अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बाजार पर निर्भर है, और जब किन्हीं कारणों से बाजार खत्म होना शुरू हो जाते, मांग बाजार में आना कम हो जाए, तो स्वतः ही उत्पादन कम करना पड़ता है, और इससे धीरे धीरे आर्थिक मंदी बढ़ती चली जाती है। चूंकि ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है, इसलिए ये स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं होती है, अस्थिर होती है। तीसरा पॉइंट, क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इनइक्वलिटीज क्या होती है ये भी समझ लीजिएगा। क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबको व्यापार और करने का मौका है, सभी अपने तरीके से व्यापार कर सकते हैं, उद्योग डाल सकते हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि व्यापार और उद्योग उन स्थानों पर ज़्यादा डलते हैं जहाँ हर प्रकार का संसाधन उपलब्ध हो। तो ऐसे क्षेत्र जो संसाधन विहीन होते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम होते हैं, जहाँ ट्रेवल के लिए या टूरिज्म परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई फैसिलिटी डेवलप नहीं हो पाती, रेलवे नहीं हो पाती, सड़क नहीं हो पाती है, तो जिन जगह फैसिलिटी नहीं होती वहाँ तो व्यापार व्यवसाय फल फूल नहीं पाता, और जहाँ होती वहाँ फल जाता है। तो इससे क्या होता है, एक क्षेत्र बहुत विकसित और दूसरा क्षेत्र उतना ही कम विकसित बनता है, इसलिए क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ये भी एक इसका कमी है इस अर्थव्यवस्था में। चौथा पॉइंट देखिएगा, उत्पादन के संसाधनों का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ रिसोर्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है कि जब मांग बहुत ज़्यादा होती है बाजार में, तो बहुत तेज़ी से उत्पादन होते हैं, जब तेज़ी से उत्पादन होता है संसाधनों का दोहन भी बहुत तेज़ होने लग जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से पैसा कमाऊंगा तो मैं उपभोग भी बहुत तेज़ी से करूंगा। जैसे मान लो मेरा मकान है, 10 कमरे बना दिए, 4 लोग हैं तब भी 10 कमरे हैं, क्योंकि मुझे दिखाना मेरे पास बहुत पैसा, शान से रहूँगा। गाड़ियाँ 4 खरीद ली मैंने, एक गाड़ी से भी काम हो सकता था, 4 गाड़ियाँ हैं, 4 खरीद ली, तो मैंने क्या किया, संसाधनों का अति दोहन किया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये फीचर नहीं दिखता है। ये फीचर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है, उत्पादन के संसाधनों का दुरुपयोग होता है, और आगे चलकर जब संसाधनों की कमी आती है तो फिर दूसरे देशों पर संसाधनों के लिए निर्भर होना पड़ता है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, अमर्यादित उपभोग। अमर्यादित उपभोग भी इससे लगभग मिलता जुलता ही चीज़ है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करता है या कोई बड़ा उद्योग प्रारंभ होता है, तो उस उद्योग में जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को शुरू में बहुत लिमिट से इस्तेमाल किया जाता है। धीरे 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 जब बहुत अच्छा मांग बढ़ने लग जाती है, जब बहुत अच्छा पैसा आने लगता है, तो फिर व्यक्ति उसके उपभोग के बारे में उतना विचार नहीं करता। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज होना शुरू हो जाती है, बर्बाद हो जाना शुरू होती है। आवश्यकता कम थी फिर भी ज़्यादा लेके आ गए, सुरक्षा के तौर पर ज़्यादा उपयोग कर लिया, फिर बाद में वो खराब हो गई वस्तु, उसको फेंकना पड़ा। इसको अमर्यादित उपभोग बोलते हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमूमन देखने को मिलता है। खाने की चीज़ें वेस्ट हो रही है, उसको फेंक रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें अमूमन देखने को आती है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक और कमी। तो ये कुल 5 दोष या 5 कमियां हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये आपका यहाँ पर पूरा टॉपिक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, पहले समझाया, फिर उसके फीचर्स कौन कौन से, फिर उसकी कमियां कौन कौन सी। यहाँ से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो आप कोई भी, आप ऐसा ना सोचें कि मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ। आप सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस सब साथ में पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक पूर्णता के साथ पढ़ें, अधूरा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे के वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।